देखिए साहब, हम लोग अक्टूबर महीना का टोटली कर चुके हैं। जो 2 वीडियो है हम लोगों का वो अपलोड भी कर चुके हैं, और पीडीएफ भी हमको लगता है कि टेलीग्राम में डाल दिए, ठीक है। और जिनको जो भी लोग टेलीग्राम से अगर नहीं जुड़े हुए हैं, तो जो अक्टूबर का पार्ट 2 वीडियो है उसमें टेलीग्राम का नीचे चैनल दिया हो गया है, उसका लिंक समझ रहे, तो उससे जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी हार्ड कॉपी तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है साहब। चलिए, अब हम लोग का नवंबर का होगा साहब। नवंबर का पहला ये है कि पहला है साहब कि 70 वर्ष पूर्व विलुप्त हुए चीतों को अफ्रीकी देश नामीबिया से भारत लाया गया, और इन 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है, जिसमें 3 नर है और 5 क्या है, मादा चीता है, ठीक है साहब। तो देखिए, हम लोग 17 सितंबर को लाए थे, इसको लाए थे 17 सितंबर को, जिस दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री का क्या था, जन्म दिवस था, ठीक है साहब, 17 सितंबर को। तो उसी दिन जो है सो लाया गया था, 8 चीता को लाया गया था, जिसमें 3 को क्या था, नर था, और 5 जो था मादा था। क्योंकि 70 वर्ष पहले ही भारत क्या किया था, 70 वर्ष पहले ही भारत क्या किया था कि चीता के विलुप्त होने की घोषणा कर दी थी। मतलब भारत में एक भी चीता नहीं बचा, ठीक है। इसी वजह से चीता के बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट चीता के तहत 8 जो है सो चीता को हम लोग कहाँ से लाए हैं, नामीबिया से लाए हैं, ठीक है साहब। जिसमें जो है सो इसका नामकरण भी किया गया है, और इसको रखे कहाँ पर है साहब, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। तो कई बार सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि कूनो नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्यों में अवस्थित है। क्योंकि अभी नया नया चीता आया है, तो वैल्यू उस नेशनल पार्क का भी बढ़ गया है कि नहीं साहब। इसी लेकर के ध्यान में रखना है कि कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। चलिए साहब, अगर मध्य प्रदेश में है तो बताइए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है साहब। और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है साहब, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। और मध्य प्रदेश का एक शहर है साहब जिसे स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे प्रथम स्थान मिला है, वो कौन है साहब, इंदौर। क्या याद रखना है, इंदौर, ठीक है। लगातार जो है सो ये 7वीं बार जो है सो ये स्वच्छता सर्वेक्षण में ये पहला स्थान को बनाया है। चलिए किस में, हाँ क्या, और किस पार्क में लाया गया है, चीता को किस पार्क में आ गया है, सवाल छप गया ग्रेजुएशन वाले में। हाँ तो बोले नहीं कि वैल्यू उसका बढ़ जाता है ना साहब, समझ रहे हैं। तो इसी वजह से हम पहले इसीलिए ना, हाँ 22 या 23 को, और मतलब इसका मतलब बहुत करंट वो छापा होगा, इसी वजह से बहुत करंट छपा होगा, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का था इसी वजह से। लेकिन कंपटीशन लेवल का जो एग्ज़ाम होगा ना, तो कम से कम 1-1.5 महीना जब पुराना घटना होता है ना, कम से कम 2 महीना तब तक का पूछा जाता है, मतलब 2 महीना बैक तक का, ठीक है। इसी वजह से, और आगे भी पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है क्योंकि कोनो नेशनल पार्क में चला गया तो उसका वैल्यू बढ़ गया साहब, समझ रहे हैं ना बात को, इसी वजह से तो याद रखना है। अब देखिए साहब, ये सारे चीता का नामकरण भी किया गया, सबका नाम भी रखा गया, समझ रहे हैं बात को। तो नहीं, एक चीता का नाम इंडिया में रखा गया, अब बाकी चीता जो है ना, बाकी चीता का नाम वहीं पर था, नामीबिया में ही नामकरण हुआ था। एक चीता का जो है सो नाम यहाँ पर हुआ, और वो जो नामकरण किए वो अपना साहब किए हैं, मतलब प्रधानमंत्री किए हैं, ठीक है सर। उसको जो भारत में नामकरण हुआ, क्या हुआ, आधार कार्ड, चीता का आधार कार्ड बनेगा। हाँ चलिए, तो नागरिकता इसको दिलवाना है क्या, चलिए। तो चीता का जो भारत में जिस चीता का नामकरण किया गया उसका नाम है आशा। ये जो नामकरण किया गया ये क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया एक चीता का नामकरण जिसका नाम पड़ा आशा। बाकी जो चीता था उसका पहले से ही नामकरण था, और भी क्या क्या नाम था इसको देखिएगा, ओबान, फ्रेडी, शवना, शिवली, सैसा, सासा, ठीक है साहब। तो 7 कहाँ पर, अब क्या बताएं, अब हो सकता है कि कुछ बड़ा हो, छोटा हो, कलरफुल हो, समझ रहे हैं। तो 7 गो है, 1 2 3 4 5 6 और 7। एक नाम लगता है छूट गया साहब,
एक नाम छूट गया है। और इसमें देखिए सबसे ज़्यादा याद रखना, नाम अगर याद रखना तो एक चीता का नाम रखना है। पूछा जाएगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा जो चीता लाया गया है तो उस चीता का नाम क्या रखा गया है, तो एक चीता का कम से कम आपको क्या करना, बाकी नहीं भी रखिएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीता का नाम आपको याद रखना आवश्यक है। ठीक है साहब, क्योंकि सरकार जो वर्तमान में कुछ भी सरकार की एक्टिविटीज़ होती है उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए साहब, अब बात आई नामीबिया से, क्योंकि चीता कहाँ से आया है, नामीबिया से। तो याद रखना है कि नामीबिया की राजधानी कहाँ है, तो नामीबिया की राजधानी है विंडहाक। कहाँ है साहब, विंडहाक है। कहाँ है, विंडहाक है। और ये साहब अफ्रीकी देश है, अफ्रीका महादेश में। कहाँ है ये, अफ्रीका महादेश में ये देश है साहब। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं साहब, क्योंकि हम लोग को चीता दिए हैं तो उनका भी नाम याद रखना आवश्यक है कि कौन हमको चीता दिए हैं, समझ रहे। तो याद रखना है हैग गैंगोब। क्या नाम है साहब, है गैंगोब, इसका नाम याद रखना। ठीक है साहब, तो चलिए इतना पॉइंट याद रखना है यहाँ से। चलिए अगला देखिएगा साहब कि नौसेना की परियोजना, नौसेना की परियोजना 7A के तहत, सॉरी हाँ 17A के तहत तीसरी युद्धपोत तारागिरी का जलावरण जो किया गया, कहाँ किया गया है साहब, मुंबई में। तो सबसे पहला नंबर यही ध्यान में रखना है कि जो तारागिरी है यह एक प्रकार का क्या है, तो याद रखना क्या है साहब, ये युद्धपोत है। क्या है साहब, युद्धपोत है। और ये जो है सो साहब 17A का जो प्रोजेक्ट है नौसेना का, उसके तहत बनाया गया यह तीसरी युद्धपोत है। इसका मतलब हुआ कि इससे पहले 2 युद्धपोत पहले भी बनाया जा चुका है इस परियोजना के तहत। तो वो 2 युद्धपोत कौन सा है, इसको ध्यान में रखना है। तो एक है साहब नीलगिरी। कौन है साहब, नीलगिरी। इसका जो निर्माण किया गया था 2019 में। और दूसरा जो है साहब उदयगिरी, इसका हाल फिलहाल में अभी बताए होंगे अक्टूबर वगैरह में, ठीक है, अक्टूबर महीना में, वो 2022 में इसका लॉन्च किया गया है उदयगिरी का। और तीसरा जो हो गया आपका तारागिरी। तो याद रखना है 17A के तहत 3 जो है सो युद्धपोत, पहला जो है आपका कौन सा है, नीलगिरी, दूसरा कौन सा है साहब, उदयगिरी, तीसरा कौन सा साहब, तारागिरी। सब गिरिये है, देख रहे हैं ना। चलिए साहब, तो इस बात को ध्यान में रखा जाएगा। और याद रखना है कि कई बार सवाल आपसे ये भी पूछ सकता है कि हाल ही में जो तारागिरी युद्धपोत का निर्माण किया गया है ये कहाँ किया गया है, तो याद रखना है मुंबई के मझगांव डॉक में। कहाँ किया गया साहब, मझगांव डॉक में किया गया है साहब। ठीक है, इतना पॉइंट को ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिएगा साहब ये जो युद्धपोत है ना, ये स्टेल्थ युद्धपोत है। कैसा है ये, स्टेल्थ युद्धपोत। स्टेल्थ युद्धपोत उसको बोलते हैं जो रडार की निगरानी से, रडार जो है उसके नज़र से बचने में क्या हो, सक्षम हो, तो उसे क्या बोलते हैं, स्टेल्थ युद्धपोत बोलते हैं। इसीलिए लिखा गया है कि रडार की नज़र से बचने में कैसा क्या होता है, सक्षम होता है, कि रडार के क्या कहते हैं नज़र में भी ये नहीं आ सकता है। चलिए साहब, अब बात आई नौसेना की, तो बताइएगा कि नौसेना के वर्तमान अध्यक्ष कौन है साहब, आर हरि कुमार। कौन है साहब, आर हरि कुमार। ये भारत के 25वें नौसेना अध्यक्ष हैं। कौन है, 25वें नौसेना अध्यक्ष है साहब। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। और बात आई नौसेना का, तो बताइए कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को। और पूछा जाए कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, 15 जनवरी को। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है साहब, थल सेना दिवस मनाया जाता है। वायु सेना दिवस जो मनाया जाता है वो 8 जनवरी को मनाया जाता है, और 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और जो नौसेना दिवस मनाया जाता है वो जो मनाया जाता है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इतना पॉइंट्स को हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए साहब अगला है हम लोगों का, आप देखिएगा कि ये जो है ना, यही है आपका, आप जो देख रहे हैं यही है आपका तारागिरी। देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं यही युद्धपोत है आपका तारागिरी है। ठीक है साहब चलिए अगला है साहब कि डीआरडीओ के द्वारा सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि सतह से हवा में मार करने वाली, कैसा है, सतह से हवा में मार करने वाली, मतलब जमीन से क्या करेगा, हवा में जो ऊपर कोई मान लीजिए कि लड़ाकू विमान वगैरह है तो उसको क्या करेगा, ये मार के गिराएगा। और मार करने वाली QRSM का सफल परीक्षण ओडिशा के
चांदीपुर से किया गया। और इसकी जो मारक क्षमता है साहब 25 से 30 किलोमीटर है। कितना है? 25 से 30 किलोमीटर है। सबसे पहला नंबर आ गया आपका कि डीआरडीओ। तो डीआरडीओ का पूर्ण रूप क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी जो क्या क्या हाँ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी जो स्थापना हुआ था साहब, वो हुआ था 1958 को। ठीक है साहब। और जो आप देख रहे हैं मिसाइल QRSAM, इसका जो साहब फुल फॉर्म होता है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल इसका पूर्ण रूप होता है साहब। और डीआरडीओ की अगर बात करें कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो समीर वी कामत। कौन है साहब? समीर वी कामत है, जो किसके स्थान पर बने हैं? जी सतीश रेड्डी के स्थान पर बने हैं। और इसकी स्थापना जो हुआ था 1958 को। चलिए, इतना पॉइंट को ध्यान में रखना है। आप देख सकते हैं साहब, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये जो है सो ले जाया जा रहा है चांदीपुर के पास में, ताकि यहाँ से परीक्षण हो पाए। ठीक है साहब। चलिए, और इसकी रेंज क्या है साहब? चलिए साहब, अगला है साहब कोरोना के लिए देश का पहला नेजल वैक्सीन को भारत बायोटेक के द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा विकसित किया गया है? भारत बायोटेक के द्वारा साहब विकसित किया गया है। नेजल वैक्सीन समझते हैं क्या होता है? कि वैसा वैक्सीन जो नाक में दिया जाए। समझ रहे हैं? वैसा वैक्सीन जो नाक में दिया जाए, 2 बूंद देगा, फिर क्या हो जाएगा? वो कोरोना भाग जाएगा। नहीं, वो तो चेक करने के लिए ना, वो तो चेक करने के लिए। जैसे कि पहले वैक्सीन कैसी होती थी? पहले जो वैक्सीन थी, जो भी हम लोग यूज करते थे वैक्सीन को, चाहे क्या कहते हैं, कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो, ये सारे इंजेक्शन फॉर्म में होता था। उसके बाद हम लोग लाए टेबलेट फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में। और अब जो ये आ गया है साहब, वो आ गया है नाक में डालने वाला। समझ रहे बात को? तो पोलियो का ड्रॉप मुंह में डालता, नाक में नहीं डालता है। बच्चा में नाके में पड़ गया था क्या? हो सकता है कि तो हो सकता है कि रोते समय छटपट करता, तो मुंह के बदला नाक में, तो इसको लगता है कि पोलियो की दवाई नाके में डल जाता है। समझ आइए। हो सकता है कि गलती से छटपट करने के बाद नाक में चला गया होगा, मतलब उसी दिन से दिमाग में बैठ गया कि नाके में डाला जाता है। देखिए, पोलियो जो है, पोलियो की दवा मुंह में डाला जाता है। ठीक है साहब। चलिए, तो ये नेजल, तो हम क्या बताएं कि पहले इंजेक्शन फॉर्म में था, उसके बाद क्या आया? टैबलेट के फॉर्म में, उसके बाद आ गया नेजल फॉर्म में आ गया साहब। और कुछ दिन के बाद ऐसा वैक्सीन आएगा कि खाली सामने में रख दिया तो कोरोना भाग जाएगा। समझ रहे? देखते के साथ। चलिए साहब, अगला देखिएगा साहब, केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम दिया गया है PM श्री योजना। क्या नाम दिया गया है? PM श्री योजना। और इसका देखिएगा कि फुल फॉर्म जो है दिया गया है प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना। ठीक है साहब। श्री का SHRI का, ठीक है साहब, ये दिया गया है फुल फॉर्म। और इसकी जो शुरुआत हुई साहब, इसकी शुरुआत हुई है 5 सितंबर 2022 को। और इसका उद्देश्य क्या है साहब? इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों को बेहतर भविष्य के लिए तैयार करना। विद्यार्थियों को बेहतर भविष्य के लिए तैयार करना। आया समझ में बात? तो आप देख रहे हैं योजना का। ठीक है, इसका मतलब पहले से विद्यार्थी को बेहतर भविष्य के लिए तैयार। चलिए अब देखिए, ये योजना चलाया गया। ठीक है साहब। अब इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, यह भी नहीं दिया गया है। किस तरह से बच्चों पर काम किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, ये सारी चीज़ें बाद में दिया जाएगा कि इस योजना में क्या क्या चीज़ें होगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में 5 सितंबर को लॉन्च ही हुआ। ठीक है साहब। चलिए, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है कि हाल ही में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, हाल ही में रानी एलिजाबेथ द्वितीय की क्या हो गई है साहब? मृत्यु 8 सितंबर 2022 को हो गई है। क्योंकि साहब ये ब्रिटेन की महारानी है, वह ब्रिटेन जो भारत पर 200 वर्षों तक लगभग राज्य किया। समझ रहे? तो उसकी महारानी मर गई, तो स्वाभाविक बात है कि भारत में सवाल बनता है। और सवाल बनता है तो कब मरी है ना, हो सकता है कि डेट के साथ भी पूछ सके। समझ रहे बात को? तो इसी वजह से साहब 8 सितंबर 2022 का डेट याद रखना है साहब। मतलब शिक्षक दिवस से 3 दिन बढ़ा देना है।
शिक्षक दिवस से 3 दिन बढ़ा देना है, याद रहेगा। जिसके बाद नए सम्राट यानी नए राजा जो बने हैं, एलिजाबेथ द्वितीय के पुत्र कौन बने हैं? चार्ल्स तृतीय बना, तथा चार्ल्स तृतीय के पुत्र प्रिंस विलियम को प्रिंस ऑफ वेल्स घोषित किया गया। देखिए ब्रिटेन में एक द्वीप है जो ब्रिटेन के ही अंतर्गत है, समझ रहे हैं, ब्रिटेन के ही अंतर्गत है, तो वहाँ का जो शासक होता है उसको बोला जाता है प्रिंस ऑफ वेल्स। वो द्वीप है और उस द्वीप का नाम है वेल्स। द्वीप का क्या नाम है? वेल्स नाम है, जो क्या कहते हैं यूके में आता है, यूनाइटेड संघ में आता है वो द्वीप। और उसका जो सम्राट घोषित किया गया, तो वो जो घोषित किया गया, किसे घोषित किया गया है? प्रिंस ऑफ वेल्स घोषित किसे किया गया है? प्रिंस विलियम को। किसे घोषित किया गया? प्रिंस विलियम को। पहले जो प्रिंस ऑफ वेल्स था वो खुद था चार्ल्स। ये देखिए परंपरा है कि जो ब्रिटेन का महारानी होता है या सम्राट होता है, उसका जो पुत्र होता है वो वेल्स का क्या होता है? प्रिंस ऑफ वेल्स। तो क्योंकि अब महारानी मर गई तो ब्रिटेन का जो राजा बन गया वो बन गया कौन? चार्ल्स तृतीय। तो अब जो वेल्स का जो प्रिंस बनेगा वो कौन बनेगा? चार्ल्स तृतीय का बेटा बनेगा। तो चार्ल्स तृतीय का जो बेटा था प्रिंस विलियम, वो बन गया प्रिंस ऑफ वेल्स। आया समझ में बात? चलिए साहब नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर क्लियर से दिखता हो थोड़ा बहुत, तो ये जो है ना साहब, ये हैं आपके चार्ल्स तृतीय और ये हैं एलिजाबेथ। ये चल गए ऊपर उंगली कर रहे हैं, बोल रहे हैं हम ऊपर जा रहे हैं। चलिए साहब, और ये जो है साहब ये कौन है? प्रिंस विलियम। आए समझ में? चलिए अगला देखिएगा। चलिए बात आई ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की अगर बात आई है साहब, तो आपको ये बताना है कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऋषि सुनक। कौन बने हैं? ऋषि सुनक बने हैं साहब। और इससे पहले जो थे वो कौन थे? लीज ट्रस्ट साहब, लीज ट्रस्ट। और ये साहब बहुत कम समय के लिए बनी, और ये जो है सो साहब अल्पकालीन बहुत कम समय के लिए बनी, और इसलिए इस्तीफा दे दी। वो बोले थे कि हम अपने भरोसे पर जिस कारण से हम प्रधानमंत्री बने उस हिसाब से हम लोग देश को नहीं चला पा रहे हैं, देश के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए इस्तीफा दे दी, समझ रहे। और इसको जो शपथ ग्रहण दिलवाई थी वो दिलवाई थी एलिजाबेथ द्वितीय। अपने जीवित में ही क्या करी, जिस समय जिंदा थी उसी समय दिलवाई, और उसके बाद क्या हो गई? बन गई। लगता है कि इसी को शपथ दिलवाने के लिए वो अभी तक जिंदा थी, ठीक है सर। शपथ दिलवाते ही क्या हो गई? मर गई। और उसके बाद ये क्या कर दी? इस्तीफा दे दी। और इस्तीफा देने के बाद जो बना शासक वो प्रधानमंत्री बना, वो बना पीएम। कौन बना? ऋषि सुनक बन गया। ये भारतीय मूल के हैं साहब, इतना पॉइंट को हम लोगों को ध्यान में रखना है। और बात आई ब्रिटेन की, तो आपको ये भी याद रखना है कि ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? तो ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है साहब? लंदन। और लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है साहब? टेम्स नदी। कौन सी नदी है साहब? टेम्स नदी, टेम्स नदी, ठीक है साहब। चलिए साहब इतना पॉइंट को हम लोगों को देखिए वो सिंबॉलिक तो राजा होता है, औपचारिक जो होता है वो राजा होता है। जिस तरह से हम लोग के पास कभी सुने ब्रिटेन के राष्ट्रपति? नहीं सुने हैं। जिस तरह से हम लोग के पास राष्ट्रपति है ना, तो वो राष्ट्रपति का जो कार्य करता है वो वहाँ का सम्राट करता है, ऐसे समझ। हाँ तो इसी वजह से ना। चलिए साहब उसके बाद देखिएगा साहब, अगला है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। कौन है साहब? शेख हसीना। कौन है साहब? शेख हसीना, ठीक है साहब। इसकी यात्रा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत की यात्रा पर कब आई है? सितंबर 2022 को आई, जिसमें भारत एवं बांग्लादेश के बीच 7 प्रमुख समझौते हुए। आप देख सकते हैं साहब, यही है शेख हसीना। ये शेख हसीना जो हैं ये बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति या बांग्लादेश के राष्ट्रपिता भी उनको कहते हैं, ठीक है साहब, जिसका क्या नाम है? मुजीबुर रहमान। क्या बोलते हैं उसको? मुजीबुर रहमान। उनकी बेटी है शेख हसीना, ठीक है साहब। और इनके शासनकाल में बांग्लादेश काफ़ी आगे निकला है साहब, ठीक है। तो याद रखना है कि बांग्लादेश के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। उनकी पुत्री है जिसका क्या नाम है? शेख हसीना, ठीक है साहब। ये जो है सो बनी है वहाँ की प्रधानमंत्री हैं, और भारत की यात्रा पर ये भी आई हैं। तो भारत की यात्रा पर आई है तो भारत सरकार कई प्रकार के इसके साथ समझौता किए, समझ रहे बात को। देखिए एक्चुअली होता है कि हम लोग क्या चाहते हैं कि अपने आसपास का जो क्षेत्र है
या आसपास का जो देश है वो क्या रहे, हमसे जुड़ा रहे, क्योंकि आपका पड़ोसी अगर आपके साथ है ना तो आप मजबूत स्थिति में, अगर आपका पड़ोसी ही आपके खिलाफ आ जाएगा ना तो आप समझिए कि वीक स्थिति में चला जाए, समझ रहे। तो बीच में लग रहा था कि बांग्लादेश ना चीन के समीप जा रहा है, समझ रहे हैं, बीच में ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश किसके समीप जा रहा है, चीन के समीप जा रहा है। तो हमारा प्रधानमंत्री होशियार है ना, समझ, वो तुरंत बोला हसीना इधर इधर इधर, ऐसा कैसे इधर, तू उधर कहाँ जा रही है, इधर इधर इधर, तोरा सब कुछ हम दे रहे हैं तो तोरा कौन चीज दिक्कत है, समझ रहे। बोला कौन चीज दे रहा है, बोले रुको 7 को समझौता तोरा जर करेंगे, क्या करेंगे, 7 समझौता, जो जो चीन तोरा दे रहा है ना सारा ओकरा से बेसी हम देंगे, लेकिन चीन के तरफ नहीं जाना है, हमारा तरफ सब दिन जो है आज़ाद हम करवाए, जाएगी दोसर तरफ। हाँ चलिए, हाँ तो चलिए जो है सो, हाँ तो देखिए ये बीच में उधर बांग्लादेश का संपर्क धीरे धीरे चीन से होने लगा, समझ, लेकिन अपना प्रधानमंत्री कितना होशियार है जानबे करते हैं, तुरंत इसको जो है सो प्रलोभन दे करके फुसला लिया, ये जो है सो फुसल गई, समझ रहे बात को। चलिए तो चलिए साहब, तो अब ये 7 समझौता प्रमुख हुआ। कई बार पूछ देता है कि हाल ही में जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना आई उनके साथ कितने समझौते हुए, तो याद रखना है 7। और 7 समझौता कौन कौन सा है, कई बार ये भी पूछ सकता है कि हाल ही में बांग्लादेश के साथ निम्नलिखित में से कौन कौन से समझौते हुए हैं, ठीक है। तो पहला जो हुआ साहब वो है कुशियारी नदी जल बंटवारा। कुशियारी नदी जल बंटवारा ये साहब विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में है, इसके जल को लेकर के दोनों में विवाद है। तो ये समझौता हुआ कि हम दोनों मिल करके इसकी जो कुशियारी नदी जल बंटवारा है इसको क्या करेंगे, इस विवाद को समाप्त करेंगे, ठीक है साहब। ये चीज़ें हुई, और इसके साथ साथ भारत और बांग्लादेश के बीच एक और जो है नदी जल बंटवारा है, वह है आपका तीस्ता नदी। कौन सा नदी है साहब, यह भी भारत बांग्लादेश का जो है सो विवाद का कारण बना हुआ है। उसके बाद देखिएगा और हम लोग क्या उसको अब और क्या क्या हम लोग समझौता किए हैं। अगला समझौता हुआ है कि बांग्लादेशी रेलवे अधिकारी का भारत में प्रशिक्षण, मतलब उसको हम बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो रेलवे का अधिकारी जो है वरिष्ठ अधिकारी, उसका प्रशिक्षण हम क्या करवाएंगे, भारत में करवाएंगे, तब बढ़िया से ट्रेन वगैरह चलेगा, क्योंकि हम लोग के यहाँ दुर्घटना थोड़ा कम हो रहा है कि नहीं, आया समझ बात। चलिए तो उसके बाद हुआ आईटी क्षेत्रों में बांग्लादेश को सहयोग, बांग्लादेश को सहयोग, ठीक है साहब, आईटी क्षेत्र में। उसके बाद बांग्लादेश के विधिक अधिकारी का भारत में प्रशिक्षण। विधिक अधिकारी मतलब समझते हैं, कानूनी अधिकारी। कानून मतलब देखिए बहुत सारे सरकार ऐसे होते हैं जिसको अब कानूनी नॉलेज नहीं होता है, उसको कानूनी नॉलेज जो देता है ना उसका जो विधिक अधिकारी होता है, कानूनी अधिकारी, जैसे भारत सरकार को महान्यायवादी देता है। जितना भी कानून अगर लाएगा तो संविधान के खिलाफ है कि संविधान के अकॉर्डिंग है, संविधान के अनुसार है, समझ रहे, संविधान कौन से संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन कर रहा है या फिर बिल्कुल सटीक है, तो ये सारे जो जानकारी देता है महान न्यायवादी देता है। तो उसी प्रकार से हर देश में कानूनी सलाह देने के लिए हर सरकार के पास कानूनी अधिकारी होता है, ठीक है साहब। तो उसको प्रशिक्षण कहाँ दिया जाएगा, भारत में दिया जाएगा, समझ रहे, इस प्रकार की समझौता है। चलिए क्या हुआ, देखिए क्या बोले, हाँ भारत को देखिए 2 चीज़ें होता है, नहीं ना हम क्या बता रहे हैं आप ये कहना चाह रहे हैं कि समझौता हो रहा था, भारत को इससे क्या फ़ायदा हो रहा है। देखिए भारत से क्या फ़ायदा हो रहा है, भारत से ये फ़ायदा हो रहा है कि जब उसको हम मदद करेंगे ना तो इंटरनेशनल फोरम पर जब भी भारत की बात आएगी, चाहे पीओके को लेकर के या फिर क्या कहते हैं यूएनओ में अस्थायी सदस्य बनने को लेकर के, तो ये सारे क्या करेगा, हमको सपोर्ट करेगा, आए समझ में। इस वजह से ये सारे प्रलोभन के वजह से, समझ रहे। और जब एक छोटा देश और एक बड़ा इकोनॉमिक वाला देश के बीच समझौता होता है तो हमेशा बड़ा इकोनॉमिक वाला जो देश होता है ना वो देने का काम करता है। हम लोग अमेरिका के यहाँ जाएंगे ना तो खाली लेकर आएंगे, समझ रहे बात को, रूस के यहाँ जाएंगे तो कुछ ना कुछ लेके आएंगे, समझ रहे। लेकिन यही हम जाएंगे मालदीव तो ले लो, अभी आप पढ़े थे ना मालदीव को, हम लोग वहाँ पुल बना है मालदीव में, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें तो उसी प्रकार से इकोनॉमिक के आधार पर होता है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए आप बड़ा भाई है ना, घर में अगर आप बड़ा भाई हैं, आपसे छोटा भाई अगर होगा तो वो हमेशा एक्सपेक्ट क्या करेगा, आपसे कुछ सामान लेने का, आए समझ में, कि मेरे भैया जो है सो कमा रहे हैं तो कुछ उससे लें, समझ रहे। लेकिन अगर मान लीजिए आप एक्सपेक्ट करिएगा कि छोटका से लें, आप नहीं भी कमाते होंगे ना, छोटा कमा भी रहा है ना, फिर भी शर्म लगेगा, समझ रहे, छोटका से मांगे रुपया, समझ रहे बात को। तो उसी प्रकार की बात है, आ रहा समझ में बात ना। चलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब जो दूर संचार वगैरह हो गया ना, ये सारे क्षेत्रों में उसको हम लोग क्या करेंगे, परस्पर सहयोग देंगे। चलिए साहब
अगला देखिएगा, विज्ञान एवं अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग, मतलब साइंस से जुड़ा हुआ और साइंस से जो अनुसंधान हम लोग करते हैं, रिसर्च वगैरह करते हैं, तो इस रिसर्च में हम लोग क्या करेंगे, बांग्लादेश को सहयोग करेंगे। ऐसा में मतलब बांग्लादेश अगर किसी चीज़ का रिसर्च कर रहा है तो हमारे साइंटिस्ट क्या करेगा, उसको सहयोग करेगा रिसर्च करने में। आए समझ में बात। चलिए उसके बाद है साहब अंतरिक्ष में सहयोग, मतलब किसी भी प्रकार का उपग्रह सैटेलाइट वगैरह को लॉन्च करता है तो उस क्षेत्र में हम लोग उसके टेक्नोलॉजी को बढ़ाने का काम करेंगे और भी ढंग का उसको हम क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। इस तरह का समझौता हुआ। उसके बाद हुआ प्रसार भारती एवं बांग्लादेश टीवी के बीच सहयोग समझौता, मतलब प्रसार भारती ये तो भारत का है और बांग्लादेश टीवी या बांग्लादेश का है, दोनों मिलकर के क्या करेगा कि टीवी के क्षेत्र में, मतलब दूर संचार के क्षेत्र में, समझ रहे हैं ना, तो उसके बाद आकाशवाणी वगैरह जैसे हो गया, तो ये सारे मिलकर क्या करेगा कि बांग्लादेश के टीवी को इसको सहयोग करेगा ताकि ये भी बेहतर कर पाए, समय के अनुसार मॉडिफाई हो पाए। समझ रहे बात को। क्योंकि देखिए जो छोटा इकोनॉमिक का देश होता है ना, वो रिसर्च नहीं कर पाता है अधिक से अधिक, क्योंकि इतना पैसा लगता है रिसर्च में कि वो उतना रिसर्च नहीं कर पाता है, उसके पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं आ पाता है। समझ रहे हैं ना, तो और पैसा के कारण वो टेक्नोलॉजी खरीद भी नहीं पाता है। समझ रहे हैं, इसी वजह से ना वो बैक ही रह जाता है दुनिया से। समझ रहे हैं, इसी वजह से इसको बढ़ाने के लिए जो छोटा छोटा इकोनॉमिक का देश होता है वो बड़े बड़े देशों से क्या करता है, समझौता करता है। जैसे कि हम लोग अमेरिका के पास जाते हैं तो हमारा टेक्नोलॉजी एकदम छोटा है उसके सामने में, तो हम लोग क्या करते हैं कि अमेरिका से टेक्नोलॉजी लेते हैं, इजराइल से टेक्नोलॉजी लेते हैं, समझ रहे, ब्रिटेन से लेते हैं, रूस से लेते हैं, फ्रांस से टेक्नोलॉजी लेते हैं। और बाकी जो छोटा छोटा हमसे भी जो इकोनॉमिक में कम है, जैसे कि मालदीव हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, समझ रहे, फिलीपींस हो गया, नेपाल हो गया, ये सारे टेक्नोलॉजी हमसे लेता है। आज समझे बात। चलिए अगला है साहब संघाई सहयोग संगठन का 22वां शिखर सम्मेलन सितंबर 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ है, जिसमें इसके 8 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष भाग लिए। तो सबसे पहला सवाल यही उठेगा कि हाल ही में संघाई सहयोग संगठन, देखिए संघाई सहयोग संगठन क्या है, ये मध्य एशिया में बनाया गया एक संगठन है जो आपस में क्या करता है कि आर्थिक, सामाजिक, क्या कहते हैं, उसके साथ साथ राजनीतिक, ये सारे तरह के सहयोग एक दूसरे से, ऊर्जा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, ये सारे क्षेत्र में क्या करता है, एक दूसरे का सहयोग करता है। आ रहा है समझ में बात। क्या सुमंत, कोई परेशानी है क्या? अच्छा चलिए ना, कोई बात नहीं। तो आया समझ में बात। तो इसी लेकर के ये संगठन बनाया गया जिसका नाम दिया गया संघाई सहयोग संगठन। समझ रहे हैं ना बात। और इसकी जो 22वां अधिवेशन हुआ साहब, वो हुआ कहाँ हुआ, 22वां सम्मेलन वो उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ। कहाँ साहब? उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ। और इसमें पूछेगा कि कितने देश है, तो बोलेगा तो बोलना कितना है, 8 देश है। 8 देश वर्तमान में है। और ईरान जो है अभी आवेदन कर चुका है और इसकी आवेदन भी स्वीकृत हो जाएगी, केवल औपचारिक बचा हुआ है। तो 9वां देश इसका जो हो जाएगा, 9वां देश वो हो जाएगा साहब ईरान। 9वां देश कौन हो जाएगा? ईरान हो जाएगा साहब। इस बात को ध्यान में रखना है, हो सकता है कि सवाल पूछ देगा, क्योंकि आवेदन हो चुका, केवल औपचारिक मात्र बचा हुआ। वर्तमान में 8 देश, आगे चल करके हो जाएगा 9 देश। जुड़ने वाला जो देश है वो है आपका ईरान। अब देखिएगा साहब, जो ये शिखर सम्मेलन हुआ है संघाई सहयोग संगठन का, इसका जो 23वां सम्मेलन होगा ना, 23वां, वो होगा साहब 2023 में। कब होगा? 2023 में। और वो कहाँ होगा साहब? वो होगा भारत में। वो कहाँ होगा साहब? भारत में होगा। इतना पॉइंट को हम लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर जो दिया गया है, पहला देश इसमें है रूस। ठीक है, इसमें जो भाग लिया है राष्ट्राध्यक्ष, जिस देश का प्रमुख भाग लिया है, तो उसका भी नाम जानना आवश्यक है, क्योंकि कई बार पूछ सकता है कि रूस से जो है सो संघाई सहयोग संगठन में प्रतिनिधित्व कौन गए थे। ठीक है, इस तरह से। तो रूस देखिएगा, तो रूस के प्रेसिडेंस, पी मतलब प्रेसिडेंस, ये भाग लिए हैं, जिनका क्या नाम है? व्लादिमीर पुतिन। क्या नाम है इनका? व्लादिमीर पुतिन नाम है। ठीक है, अब बात आई रूस की, तो रूस की राजधानी कहाँ है साहब? मास्को। रूस की राजधानी मास्को। उसके बाद देखिएगा उज्बेकिस्तान का प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति भाग लिए हैं, जिसका क्या नाम है साहब? शौकत मिर्जियोयेव। क्या नाम है? शौकत मिर्जियोयेव। शौकत मिर्जियोयेव इनका नाम है साहब, ये भाग लिए हैं। और उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है साहब? ताशकंद। आपको बताए थे याद करने का लॉजिक। यहाँ पर देखिए उज्बे का मतलब क्या हुआ? उजला शब्द आता है। कैसा शब्द आता है? उजला। उज्बे जो ही बोलते बस शुरू वाला शब्द देखना है, यहाँ पर उजला का भाव आता है। और उजला क्या होता है साहब? ताश कैसा होता है? उजला होता है। तो उज्बेकिस्तान को याद रखना है,
कैसे रखना है, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। आया समझ में? इस तरह से लॉजिकली बात हम लोगों को ध्यान में रखना। कई बार ऐसा होगा ना कि दे देगा किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा। चलिए साहब, उसके बाद देखिएगा चीन। चीन का जो इस यहाँ पर राष्ट्रपति भाग लिया है वो लिया है शी जिनपिंग। और बात आई चीन की, तो चीन की राजधानी कहाँ है साहब, बीजिंग है। उसके बाद अगला देखिएगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान का राष्ट्रपति इसमें भाग लिया, जिसका क्या नाम है साहब, कासिम जोमार्ट टोकायेव। क्या नाम है साहब, कासिम जोमार्ट टोकायेव। ठीक है साहब, ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और कजाकिस्तान की राजधानी हो गई है साहब अस्ताना। पिछले करेंट अफेयर में देखे होंगे तो वहाँ लिखा हुआ है नूर सुल्तान, वहाँ मिलेगा आपको नूर सुल्तान। ठीक है साहब, ये मिलेगा आपको नूर सुल्तान। तो देखिएगा कि कजाकिस्तान जो है ना साहब, कजाकिस्तान 1991 ईस्वी में सोवियत रूस से अलग होकर के तब एक नया देश बना था, रूस से ही। ठीक है, कजाकिस्तान। और वहाँ का जो प्रथम राष्ट्रपति बना था, प्रथम जो राष्ट्रपति बना था वो बना था साहब नूर सुल्तान। कौन बना था, नूर सुल्तान। ये महिला नहीं था, पुरुष था साहब। ठीक है, महिला ने समझना। ठीक है, प्रथम जो था नूर सुल्तान था। और ये 2019 तक रहा। कब तक रहा, 2019 तक रहा। और 2019 में ये अपने स्वेच्छा से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। जिसके कारण इसके सम्मान में वर्तमान जो प्रेसिडेंट इसका है कासिम जोमार्ट टोकायेव, इसके सम्मान में क्या किया, 2019 में इसकी जो राजधानी पहले थी अस्ताना, इसका नाम बदल दिया और नाम इसी के नाम पे रख दिया, इसके सम्मान में। ठीक है, इसके सम्मान में 2019 में नाम कर दिया गया नूर सुल्तान। क्या कर दिया गया, नूर सुल्तान। लेकिन अब जो 2022 आया सितंबर का महीना, तो उस महीना में क्या कर दिया, फिर से पुनः क्या कर दिया, नूर सुल्तान हटा करके फिर से उसका नाम रख दिया अस्ताना। क्या नाम रख दिया, अस्ताना। आए समझ में? तो याद रखना है कि पहले कजाकिस्तान की जो राजधानी थी अस्ताना थी, पहले अस्ताना थी। 2019 में जाकर के इसका कर दिया गया नूर सुल्तान। और नूर सुल्तान करने के बाद फिर अभी 2022 में जो कर दिया गया अस्ताना कर दिया गया। और जब नूर सुल्तान 2019 में किया गया था, तो आप दरोगा का सेकेंड शिफ्ट का पेपर जो 2019 का है उसका देख लीजिएगा, शायद सेट नंबर सी का 94 नंबर सवाल। ठीक है, आपको मिल जाएगा। चलिए अगला देखिएगा साहब, अगला है कि तजाकिस्तान। आपको बताए थे कि कजाकिस्तान नूर सुल्तान हो गया राजधानी, उज्बेकिस्तान तो बता दिए हैं कहाँ राजधानी इसका था, ताशकंद। यहाँ पर देखिए आपका तजाकिस्तान। तो इसको लॉजिकली देखिए, जो ही तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ये सारे आएगा ना, तो आपको कन्फ्यूज कर देगा इसकी राजधानी। और सवाल यहीं से पूछा जाता है कि आप कन्फ्यूज हो जाइए, समझ रहे? इसीलिए आपको लॉजिकली बताते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, तजा। ताज़ा अगर लिखा हुआ है तो जो ही ताज़ा खाना आपके यहाँ कोई मेहमान आया उसको ताज़ा खाना नहीं दीजिएगा तो आपको क्या कर देगा, आया समझ में? तो याद रखना है दुसावे। आया समझ में बात? और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, इमो माली। देखिए जो मध्य एशिया है ना साहब, मध्य एशिया का 5 देश की बात फिर से हम एक बार रिकॉल करवा देते हैं। 5 देश है मध्य एशिया, मध्य एशिया का 5 देश है, उसको थोड़ा सा हम लोग रिकॉल करवा देते हैं। अब कौन कौन सा है देखिएगा, जहाँ पे कन्फ्यूजन होगा। और यहाँ से राजधानी पूछी जाती है, इसी वजह से जब भी ये सारे देश आता है तो हम इसको रिकॉल करवाते हैं, क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है। आप देखिए सबसे पहला था आपका तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, और एक आपका बच गया कौन सा, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान। ये 5 देश देखिए, बिल्कुल लगता है कि नाम मिलता जुलता है, नहीं लग रहा है ना, लग रहा है ना? यही आपको कंफ्यूज कर देगा। तो इसकी राजधानी जब भी याद रखना है तो लॉजिकली अगर याद रखिएगा ना तो आपको बेहतर याद रहेगा। जैसे ताज़ा, अगर आप अपने घर पर मेहमान आया और उसको सही से खाना, ताज़ा खाना नहीं दिए बना करके, अगर बासी खाना दे दिए तो क्या करेगा, आपको दूस दिया ना। तो याद रखिएगा कि ताज़ा अगर नहीं देंगे तो क्या कर देगा, वो दूस देगा साहब, दूसावे। आए समझ में बात? उसके बाद देखिएगा उज्बे। उज्बे, उज्बे में देखिए उजला शब्द आता है ना, तो उजला क्या होता है, ताश होता है। ताश कैसा होता है, उजला होता है। तो याद रखना है ताशकंद। आया समझ में? उसके बाद देखिएगा किर्गिस्तान। देखिए
किर्गिस्तान में साहब किरगिर, यहाँ पर देखिएगा किर्गिस्तान बोलिएगा ना, किरगिर, गिर शब्द आ रहा है। कोई बच्चा अगर गिर जाए तो रोने लगता है, और रोने के बाद उसको क्या करिए, 20 केक दे दीजिए, मतलब 20 को केक उसको दे दीजिएगा, बिस्कुट वाला केक, वो क्या हो जाएगा, चुप हो जाएगा। तो याद रखना किर्गिस्तान, बच्चा अगर गिर गया तो उसको क्या देना है, 20 केक, दोनों हाथ से पकड़ लेगा, चुप हो जाएगा, समझ रहे हैं। एक बार एक हाथ से खाएगा, एक बार यहाँ से, समझ, उसको पता नहीं चलेगा हम गिरबो किए, समझ रहे। चलिए अगला देखिएगा, तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान देखिए, आप जब मध्यकालीन भारत पढ़ते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि जो मुसलमान जो आया था कहाँ से आया था, तुर्क से आया था। तुर्क से जो मुसलमान आया था, जब भी वो आता था या लड़ाई लड़ता था, किससे लड़ता था, घोड़ा से। तो घोड़ा को संस्कृत में क्या बोलते हैं, अश्व। अश्व मतलब क्या होता है, घोड़ा। तो याद रखना है कि जो तुर्क लोग आया था ना, वो अश्व से आया था। किससे आया था, अश्व से आया था, अश्वागत। क्या याद रखना है, अश्वागत। मतलब तुर्क लोग किससे आया था, अश्व से आया था, मतलब घोड़ा से आया था, ठीक है। और एक बज गया कजाकिस्तान, तो इसको याद रखना है अस्ताना, जो नया नाम चेंज हो गया। चलिए साहब, क्लियर है ना। चलिए साहब, अब नेक्स्ट जो हम लोगों का होगा किर्गिस्तान। यहाँ का देखिएगा कि जो राष्ट्रपति है वो है सदीर जापारोव। कौन है साहब, सदीर जापारोव। और यहाँ की राजधानी कहाँ है, बिश्केक। उसके बाद यहाँ पर भाग जो लिए हैं लास्ट में देखिएगा कि भारत के नरेंद्र मोदी भाग लिए हैं साहब। और भारत की राजधानी तो जानते ही हैं, नई दिल्ली। अगर कोई पटना जानते होंगे तो होशियार आदमी है, समझ रहे हैं। चलिए, उनको नौकरी सबसे पहले हो जाएगा। चलिए साहब, अगला देखिएगा। अब बात आई क्या कहते हैं, संघाई सहयोग संगठन की। तो इसकी स्थापना जो हुआ साहब 15 जून 2001 को हुआ था। और भारत जो इस संघाई सहयोग संगठन का सदस्य जो बना था वो 9 जून 2017 को बना था, ठीक है साहब। इस बात को याद रखेंगे। और इसका जो मुख्यालय साहब कहाँ है, बीजिंग में है। चलिए, चीन में, बीजिंग जो है सो चीन की राजधानी नहीं है साहब बीजिंग। चलिए आप देख रहे हैं ये जो पिक है ना साहब, उन्हीं समिट का है, ठीक है। और एक नाम हम लोग को लगता है कि छोड़ दिए थे क्या, ठीक है ना। चलिए अगला देखिएगा साहब, यूएनडीपी के द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22। इसमें जो भाग लिया कितना देश लिया साहब, 191 देश। यूएनडीपी एक संस्था है, इसका फुल फॉर्म जो होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है साहब। और ये डाटा जारी करती है मानव विकास सूचकांक की, मतलब किस देश का जो मानव है वो अधिक विकास कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है साहब पहला स्थान पर कौन रहा है साहब, स्विट्जरलैंड। कौन रहा है साहब, स्विट्जरलैंड। आए समझ में। और देखिएगा कि भारत का जो स्थान रहा है 132वां, जबकि नहीं 132वां। अभी जो भारत का स्थान है 132वां है। और 2020 में जो थे हम लोग थे 131वां, मतलब एक पायदान और हम लोग। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत का जो मानव है वो अधिक विकास कर रहा है कि और घट गया, घट गया। ये मत समझिएगा कि 132 ये मार्कशीट नहीं है, समझ रहे हैं। ये 131 से 132 अधिक होता है। एक नंबर पर जो रहेगा ना, समझ आइए वहाँ का लोग सबसे अधिक विकास कर रहा है, समझ में। चलिए अगला देखिएगा साहब। अब इसका रिपोर्ट जारी करने के लिए कौन कौन सा आधार होता है, किस आधार पर जारी किया जाता है, ठीक है साहब। किस आधार पर जारी किया जाता है कि मानव विकास किस देश में सबसे अधिक हो रहा है। तो याद रखना है साहब कि स्वास्थ्य को आधार बनाया जाता है, शिक्षा को, रहन सहन को और जीवन प्रत्याशा को, ठीक है। मतलब स्वास्थ्य, किस देश के नागरिकों का स्वास्थ्य बेहतर है, क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य बेहतर है तभी आपका मेडिकल सेक्टर में खर्चा कम होगा, तो आप क्या करिएगा, अधिक विकास करिएगा। उसके साथ शिक्षा, जिस देश का शिक्षा स्तर बेहतर होगा वह देश क्या करेगा, उस देश का मानव अधिक विकास करेगा। इसके साथ रहन सहन, मतलब आप किस वातावरण में रह रहे हैं और किस ढंग से रहें, आपके रहन सहन भी डिपेंड करता है। मान लीजिए कि आप जो है सो कोई नागरिक ऐसा है कि गंजिए पहन के अपना जीवन गुजार दिया, बताइए जो जीन्स बेचने वाला जो व्यक्ति है वो क्या होगा, बेरोजगारी में बैठल रहेगा। आए समझ बात है कि नहीं। तो उसी प्रकार से अगर रहन सहन आपका बेहतर है तो स्वाभाविक बात है कि उस देश में क्या होगा कि व्यापार अधिक होगा, क्योंकि अब आवश्यकताएं बढ़ेगी, आवश्यकताएं बढ़ने के कारण उसका की व्यापार भी बढ़ेगी, तो वो देश क्या करेगा, डेवलप करेगा। और इसके साथ साथ जीवन प्रत्याशा, मतलब किस देश में आयु जो है सो व्यक्तियों का अधिक है,
समझ रहे? पहले भारत में था 69 वर्ष, अभी जो पिछले साल 20 में जो आया था ना उसमें था 69 वर्ष, अभी घट के हो गया 67 वर्ष। ठीक है साहब, 2 साल वर्ष क्या हो गया, 2 वर्ष क्या हो गया, घट गया। तो स्वाभाविक बात है कि मान लीजिए कि ये हल्ला क्या करते हैं, हाँ मैं समझा रहे हैं, आप जोड़ रहे हैं कि क्या बरस आप जिएंगे, गजब हाल है। हाँ अच्छा एक बात बताइए, आप 67 बरस को जोड़ रहे हैं आधार बना करके, और ये जरूरी हो जाए कि हो सकता है कि 67 वर्ष से आप अधिक भी जी लीजिए। हाँ चलिए आया समझ बात, चलिए इसे लेकर के जोड़ना नहीं, जो समझा रहे हैं उसको समझिए। जीवन प्रत्याशा किस प्रकार से निर्भर करता है, सो समझिएगा कि जीने पर किस प्रकार से मानव विकास डिपेंड करता है। देखिए कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जन्म लिया और जन्म के 80 वर्ष तक जिया, तो स्वाभाविक बात है कि उस देश में जो काम किया, उस देश को जो योगदान दिया 80 वर्ष तक दिया, तो वहाँ से क्या होगा, डेवलपमेंट उसका भी होगा, देश का भी होगा। और कोई मान लीजिए बच्चा जन्म लिया और जन्म लेने के बाद 5 साल के बाद अगर डेथ हो गया उसका, तो बताइए कि देश में कोई कंट्रीब्यूट कर पाया क्या, नहीं कर पाया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अधिक समय तक जिंदा रहा वो देश में अधिक जो है सो कंट्रीब्यूट किया, देश के इकोनॉमिक को बढ़ाया, जैसे क्या होगा, मानव विकास अधिक हुआ। और जो कम समय के लिए रहा वो क्या करेगा, कम समय के लिए किसी भी वस्तु का प्रयोग करेगा, किसी चीज़ का सृजन करेगा, इसी वजह से। क्लियर हो गया ना साहब? चलिए अगला देखिएगा साहब, भारत एवं जापान के बीच मंत्री स्तरीय 2+2 वार्ता सितंबर 2022 में जापान के टोक्यो में संपन्न हुआ था साहब। और 2+2 वार्ता साहब जब भी किसी देश के साथ होता है तो यहाँ से सवाल बिल्कुल क्रिएट होता है, क्योंकि हम केवल 4 देशों के साथ टोटली हम लोग करते हैं 2+2 वार्ता। और आप देखिएगा साहब, सबसे पहला जो 2 वार्ता हुआ था, 2+2 वार्ता, ये हुआ था यूएसए के साथ, अमेरिका के साथ। और सबसे पहली जब वार्ता हुई थी तो आप देखिएगा कि 16 दिसंबर 2018 का जो 64वीं बीपीएससी हुआ था, उसमें ये सवाल पूछा गया था कि हाल ही में किस देश के साथ हम लोग 2+2 वार्ता किए हैं। ठीक है साहब, अब बता रहे हैं ना, अभी इस पर गए कहाँ। देखिए अभी जो हुआ किस देश के साथ हुआ है, जापान के साथ हुआ। कहाँ पे संपन्न हुआ है, जापान के टोक्यो में। देखिए 2+2 वार्ता क्या होता है कि जब किसी देश के 2 मंत्री, जिसमें एक विदेश मंत्री और एक रक्षा मंत्री, और भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ आपस में बातचीत होता है, तो उसको बोलते हैं 2+2 वार्ता। मतलब 2 अन्य से 2 अन्य से, समझ रहे बात को, इसी को क्या बोलते हैं, 2+2 वार्ता। तो 2+2 वार्ता में भाग कौन कौन लेता है ये भी याद रखना है। एगो लेगा विदेश मंत्री और एगो लेगा रक्षा मंत्री। तो भारत का विदेश मंत्री या प्लस भारत का रक्षा, क्या कहते हैं, विदेश मंत्री प्लस रक्षा मंत्री, और जिस देश के साथ करेंगे उस देश का रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री। आए समझ में? तो हम लोग किस किस देश के साथ करते हैं, इस बात को पहले ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग जो करते हैं वो यूएसए के साथ करते हैं, यूएसए के साथ करते हैं, उसके साथ जापान के साथ करते हैं, रूस के साथ करते हैं, और ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं। लिखा हुआ है क्या, और नहीं लिखा हुआ है? चलिए, तो 4 देशों के साथ करते हैं। एक करते हैं हम लोग रूस के साथ करते हैं, एक जापान के साथ करते हैं, यूएसए के साथ करते हैं, और ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं। 4 देशों के साथ। लेकिन वर्तमान में हुआ किस देश के साथ, जापान के। और कहाँ संपन्न हुआ, जापान के टोक्यो में हुआ साहब। अब देखिए कौन कौन भाग लिया है, तो विदेश मंत्री स्तर में देखिए कौन कौन भाग लिया। भारत के तरफ से कौन ले लिया, एस जयशंकर। और जापान के तरफ से कौन लिया साहब, योशिमासा हायाशी। कौन लिया साहब, योशिमासा हायाशी। इसका मतलब जापान का जो विदेश मंत्री है कौन है साहब, योशिमासा हायाशी। आया समझ में बात? उसके बाद देखिएगा कि रक्षा मंत्री जो है सो भारत का रक्षा मंत्री तो जानते ही हैं, राजनाथ सिंह। और यासु काजू हमदा, क्या नाम है इसका, यासु काजू हमदा। नहीं याद रहे तो काजू याद रखना। क्या हुआ, हाँ काजू हमदा मतलब काजू हमको दे दो, है ना। चलिए काजू हमदा याद रखना है। ये जापान का कौन है साहब, ये जापान के रक्षा मंत्री है। चलिए अगला साहब, अगला देखिएगा। अब बात आई प्रधानमंत्री की, तो भारत के प्रधानमंत्री कौन है साहब, नरेंद्र मोदी, सबको पता है। और जो जापान के प्रधानमंत्री हैं वो है साहब फोमियो किशिदा। कौन है साहब, फोमियो किशिदा है। और ये किसके स्थान पर बने हैं साहब, योहिदे सुगा। किसके स्थान पर बने थे ये साहब, योहिदे सुगा। चलिए साहब क्लियर है ना। चलिए अब बात आई जापान की, तो जापान की राजधानी कहाँ है साहब,
टोक्यो। और टोक्यो किस द्वीप पर बसा हुआ है? होन्शु द्वीप। किस द्वीप पर है? टोक्यो होन्शु द्वीप पर बसा हुआ है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और ये भी ध्यान में रखना है साहब कि हाल ही में क्या हुआ है कि जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे जिसका नाम था शिंजो आबे, जिन्हें हम लोग 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिए थे, उनकी जो है सो हत्या कर दी गई थी गोली मार करके। इस बात को भी ध्यान में रखना है। और किस शहर में किया गया था जापान के? शिंजो आबे की हत्या, शिंजो आबे की हत्या कर दिया गया था नारा शहर में। ठीक है साहब, इस बात को ध्यान में रखना है। ये पूर्व प्रधानमंत्री थे जापान के। चलिए अब बात आ जाएगी, अच्छा देखिएगा यहाँ पर जो 2+2 वार्ता का थोड़ा सा सिंबल यहाँ पर देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर है। और ये वहाँ के विदेश मंत्री जिनका क्या नाम है साहब? योशिमारा हयाशी। और यहाँ पर देखिएगा रक्षा मंत्री हैं। और ये कौन है साहब? चलिए अगला देखिएगा साहब कि 1991 में, देखिए ये है रक्षा मंत्री भारत का, ठीक है, और ये है रक्षा मंत्री जापान का। ठीक है, ये है भारत के विदेश मंत्री और ये है जापान के विदेश मंत्री। ठीक है, चलिए 1991 ईस्वी में सोवियत संघ से विघटन के बाद स्वतंत्र राष्ट्र बने कजाकिस्तान की राजधानी पुनः अस्ताना कर दिया गया। अभी जस्ट ही बताए थे कि 1991 ईस्वी में रूस से अलग होकर के, ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव जो थे उस समय रूस के राष्ट्रपति, मिखाइल गोर्बाचेव जिनका हाल ही में निधन हो गया है, रूस के राष्ट्रपति थे। उसी समय रूस का विघटन 1991 ईस्वी में हो गया था। और उसी विघटन के समय कजाकिस्तान एक नया स्वतंत्र राष्ट्र बना था। ठीक है साहब, और स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद वहाँ के जो राष्ट्रपति बने वो नूर सुल्तान बने थे। ठीक है साहब, और नूर सुल्तान जब बने तो 2019 में वह स्वतः क्या कर दिए? इस्तीफा दे दिए, जिसके कारण उनके सम्मान में क्या कर दिया गया कि जो राजधानी अस्ताना थी उसका नाम चेंज करके रख दिया गया नूर सुल्तान। लेकिन 2022 में वर्तमान में अभी क्या कर दिया गया? फिर से उस नूर सुल्तान को फिर से नाम क्या रख दिया गया? अस्ताना रख दिया गया। ठीक है साहब, और इसके साथ साथ और क्या हुआ साहब? यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जिसका नाम है, अच्छा ये तो यही लिखा हुआ कि प्रथम राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव, पूरा नाम इनका था नूर सुल्तान नजरबायेव, के सम्मान में नूर सुल्तान रखा गया था साहब। और यहाँ का वर्तमान में क्या है कि यहाँ के राष्ट्रपति के कार्यकाल को भी कितना वर्ष कर दिया गया? 7 वर्ष कर दिया गया। मतलब 2 काम यहाँ पर हुआ, एक तो राजधानी क्या कहते हैं बदल दिया गया, नूर सुल्तान से अस्ताना कर दिया गया, और दूसरा काम क्या हुआ कि वहाँ पर न राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता था 5 वर्ष का होता था। ठीक है साहब, अब इसको बढ़ा करके कर दिया गया 7 वर्ष कर दिया गया। तो हो सकता है कि पूछ दिया जाए कि हाल ही में किस देश के द्वारा जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वह 5 वर्षों से बढ़ा करके 7 वर्ष कर दिया गया? तो याद रखना है साहब, कजाकिस्तान। अब बात आई कजाकिस्तान की, तो आप देखिएगा कि कजाकिस्तान के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं जो ये सारे काम किए हैं बदलने का, वो है साहब कासिम जोमाट टोकायाब। कौन है साहब? कासिम जोमाट टोकायाब है साहब। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं पिक, यही है साहब कासिम जोमाट टोकायाब। ठीक, तो इसको याद रखना, ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? जोमाट। क्या याद रखा है? जोमाट। अपना यहाँ होता है भी माट, कजाकिस्तान में होता है जोमाट। आया समझ में ना? ठीक है साहब, क्या हुआ? चलिए देखिए, ये तो हम ये बोल रहे हैं कि लॉजिकली याद रखना, क्योंकि नाम ऐसा रहेगा ना कि आप एग्जैक्टली पूरा नाम याद नहीं रख सकते। और याद तो हो जाएगा अगर चाहेंगे तो, 1-2 नाम थोड़े याद रखना है। और ऐसा नहीं कि हम लोग का रिश्तेदार है, सो बात तो है नहीं। आज है कल हटेगा, बात खत्म, डिलीट कर देंगे इसको, समझ रहे हैं? चलिए अगला देखिएगा साहब, देश में समुद्र के भीतर पहली रेल सुरंग महाराष्ट्र के थाने की खाड़ी में। कहाँ बनेगा? थाने की खाड़ी में। और कहाँ से कहाँ सब? बांद्रा कुर्ला से सिलफाटा तक। कहाँ तक बनेगा? बांद्रा कुर्ला से सिलफाटा तक बनेगा। और ये भी किसके लिए बनेगा साहब? बुलेट ट्रेन चलाने के लिए बनाई जाएगी। और इसकी जो लंबाई टोटल होगी साहब 21 किलोमीटर। लंबाई इसकी कुल कितनी होगी? 21 किलोमीटर होगी। और इस 21 किलोमीटर की लंबाई में सुरंग की जो लंबाई होगी वो होगी साहब 7 किलोमीटर की होगी। ठीक है साहब, याद रखना है कि हाल ही में जो है सो भारत के किस राज्य में
सबसे पहले जो है सो समुद्र सुरंग बनाया जा रहा है, यानी पहला सुरंग। तो याद रखना कौन, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के किस खाड़ी में, थाने की खाड़ी में। और कहाँ से कहाँ तक साहब, तो बांद्रा कुर्ला से सिलफट्टा तक तैयार किया जा रहा। चलिए साहब, उसके बाद है साहब देश की तीसरी वंदे भारत ट्रेन, देश की तीसरी वंदे भारत ट्रेन का परिचालन गांधीनगर, गांधीनगर कहाँ साहब, गुजरात, गुजरात से मुंबई के बीच सितंबर 2022 में की गई, जिसकी स्पीड कितना है साहब, 180 किलोमीटर। तो इसका मतलब तीसरी वंदे भारत ट्रेन है, तो इसका मतलब है 2 ट्रेन और पहले चल चुकी है। तो 2 ट्रेन कौन कौन सा है, इसको भी ध्यान में रखना है। इसको ध्यान में रखना है कि 2 ट्रेन कौन है। तो पहला देखिएगा कि पहला जो ट्रेन चली थी वो चली थी नई दिल्ली से वाराणसी तक। कहाँ तक चली थी, नई दिल्ली से वाराणसी तक चली थी। और कितना किलोमीटर का साहब, अच्छा किलोमीटर नहीं, कब चली थी इसको ध्यान, किलोमीटर नहीं ध्यान में, कब, 19 फरवरी 2019 को। चलिए साहब क्लियर है ना, ये पहला चला गया था। चलिए साहब, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्या हुआ। हाँ अभी 3 जगह चलाया गया, ठीक है। हाँ अभी और सरकार की नीति है तो और बढ़ाएगा ही इसको। चलिए साहब, आप लोग बार बार समझ रहे हैं ना बात को, बार बार आप अंदर बाहर मत करिए, ठीक है साहब, उससे डिस्टर्ब होते हैं ना। चलिए अगला देखिएगा साहब कि वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये बता चुके हैं कि वैश्विक नवाचार सूचकांक क्या होता है साहब, कि कोई भी देश या कोई भी राज्य किस स्तर पर नए नए चीज़ों के अन्वेषण के लिए, खोज के लिए बेहतर प्रयास किया है या बेहतर जो है सो खोज किया है, समझ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हैं ये। तो इसमें जो पहला स्थान पर कौन रहा है साहब, स्विट्जरलैंड, कौन रहा है, स्विट्जरलैंड। और आपको पता है कि मानव विकास में भी कौन बता है, स्विट्जरलैंड। भारत का कौन सा स्थान था उसमें, मानव विकास में 132वां, 132वां। 2020 में कौन सा स्थान, 120वां। और सबसे उसमें जो था सबसे अंतिम स्थान में कौन था, नहीं लिखा हुआ था क्या, चलिए अगला देखिएगा कि इसमें आएगा कौन सा, नवाचार में स्विट्जरलैंड। और अंतिम में कौन है, गुनिया। और भारत का स्थान पहले कितना था, 46वां। चलिए साहब, इतना पॉइंट को ध्यान में रखना। और वैश्विक नवाचार सूचकांक जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया, इसमें पहला राज्य कौन था, कर्नाटक। नीति आयोग के द्वारा जो राज्य वाला सूचकांक जारी किया गया उसमें कौन है साहब, कर्नाटक। और इसमें बिहार का कौन सा स्थान था साहब, बिहार का कौन सा, 15वां। बिहार का जो स्थान था वो था साहब 15वां, ठीक है साहब। तनिक हौले हौले बोलना है, समझ रहे, नहीं तो पता चलेगा कि जो हम जो बोल रहे हैं कच्चे नहीं, आप जो भोकर रहे हैं सब घुस गया, समझ रहे बात को। चलिए तो फिर हाँ भोकरना ना है, मधुर बोलिए, समझ रहे। हाँ इतना भी मधुर नहीं बोलना कि डायबिटीज़ किसी को हो जाए, समझ रहे हैं। चलिए अगला देखिएगा साहब कि देश के कोई बात नहीं, देश के नए CDS ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS ये जो बनाए गए साहब, कौन बनाए गए हैं, अनिल चौहान बने। कौन बने हैं, अनिल चौहान बने हैं। अगर ये अभी बने हैं CDS, पहले जो है सो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये बने हैं वर्तमान में, तो बताइए कि पहले प्रथम CDS कौन थे, बिपिन रावत, जिनको पता है कि क्या कहते हैं हवाई दुर्घटना में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद ये ध्यान में रखना है कि CDS का जो पद है इसका सृजन कब किया गया था, तो याद रखना है कि इसका सृजन जो किया गया था 1 जनवरी 2020 को किया गया था। तो उसके बाद देखिएगा अगला साहब कि भारत के नए अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी वो जो बने हैं साहब, कौन बने हैं, आर वेंकटरमणि। कौन बने हैं साहब, AR वेंकटरमणि। कौन बने हैं, आर वेंकटरमणि बने हैं। और जो किसके स्थान पर बने हैं साहब, के वेणुगोपाल के स्थान पर बने। देखिए महान्यायवादी क्या होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल। क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल। हम अभी बताए थे कि जो महान्यायवादी होता है ये क्या करती है कि सरकार को कानूनी सलाह देती है। देखिए आपको पता ही है कि नेता लोग जो होता है भारत में, तो इसका जी क्वालिटी क्या होता है। देखिए बहुत सारे अच्छे नेता भी हैं, समझ रहे बात को, बहुत सारे अच्छे नेता भी हैं, लेकिन बहुत सारों में बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे नेता हैं, समझ रहे हैं। उन बहुत अच्छे नेताओं की क्वालिटी क्या होती है,
उन बहुत अच्छा जो नेता होता है उसकी क्वालिटी क्या होती है? उसकी क्वालिटी ये होती है कि उसकी योग्यता की अगर बात करिएगा ना, तो उसके पास एक योग्यता है। क्या योग्यता जानते हैं? भारत में ये रूल ही है, अगर आपको नेता बनना है, जैसे कि आप बीपीएससी का फॉर्म भरिएगा, आपके पास क्या योग्यता होना चाहिए बताइए? ग्रेजुएशन होना चाहिए। लेकिन आपको नेता बनना है ना, तो आपको ग्रेजुएशन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप औंठा छाप भी हैं तो चलेगा, लेकिन आपके पास एक क्वालिटी, एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एक योग्यता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कुर्ता बेदाग और कैरेक्टर पर दाग बिल्कुल होनी चाहिए, तभी आप नेता बन सकते हैं, नहीं तो आप नेता नहीं बनिएगा। आए समझ में? कुर्ता एकदम बेदाग होना चाहिए, एकदम स्वच्छ, एक धब्बा नहीं, मक्खी अगर बैठ गई ना उसके पैर का भी निशान आ गया, एकदम साफ करो, हटाओ, कुर्ता को हटाओ, नहीं तो नेता नहीं बन पाइएगा। समझ रहे हैं? और कैरेक्टर पर दाग होना चाहिए, इतना क्राइम करके जाइए, इतना क्राइम करके कि लोग देखते के साथ टिप दे। समझ रहे हैं? आए समझ में बात? आ रहा समझ में बात? तो ये है क्वालिफिकेशन। आए समझ में? तो इसी वजह से ये सारे जब नेता चले जाते हैं कहाँ पे? सदन में। जब सदन में चल जाते हैं तो कोई भी बिल पारित करना है तो ये संविधान के खिलाफ है कि संविधान के अनुकूल है, समझ रहे हैं? संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन कर रहा है, अगर पता नहीं चलता संविधान में अनुच्छेद होता है, वो नहीं बुझना आता बहुत नेता को। समझ रहे हैं ना? बहुत नेता को नहीं, वो नहीं बुझना आता कि संविधान में अनुच्छेद और होता है। समझ रहे हैं? आए समझ बात? तो अब बताइए, ऐसे नेता चला जाएगा, ये कोई योजना लाएगा, तो इसको कैसे पता चलेगा कि ये कानून के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है या संविधान के अकॉर्डिंग है? तो उसको न कानूनी सलाह देने के लिए, उसको कानूनी सलाह देने के लिए एक पद का सृजन किया गया ताकि वो कानून के बारे में बता सके। और ये जो पद होता है ना साहब, इस पर वही व्यक्ति बन सकता है जो सुप्रीम कोर्ट में चाहे तो वकालत किया हो 10 वर्ष तक, या किसी न्यायालय में जो है सो जज का काम किया हो, मतलब कानून का पूरा नॉलेज हो। समझ रहे? उसी व्यक्ति को इस पद पर क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है, मतलब बैठाया जाता है। और इसको जो बैठाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा बैठाया जाता है। ठीक है साहब? और उस पद का नाम है अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी। आए समझ में बात? और इसकी नियुक्ति कौन करता है साहब? राष्ट्रपति करता है, ताकि ये सरकार को सलाह दे पाए। और इसका जो नियुक्ति होता है साहब, संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत। किसके तहत होता है? संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत। आए समझ में? बाद में हम लोग पॉलिटी में इसमें पढ़ेंगे। क्लियर है ना? चलिए अगला देखिएगा साहब। अगला है कि राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19, ये जो दिया गया राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार, मतलब कौन सा राज्य पर्यटन के क्षेत्र में बेहतर काम किया है और कहाँ पर पर्यटक लोग अधिक आते हैं, मतलब घूमने के लिए टूरिस्ट लोग। समझ रहे? तो वो जो 2018-19 जो था ना साहब, इसमें जो पुरस्कार मिला है, किसको मिला है? उत्तराखंड को, क्योंकि कोरोना के कारण नहीं दिया गया था, क्योंकि कोरोना के कारण बीच में रुक गया था, क्योंकि पर्यटक आ ही नहीं रहे थे इसके कारण। ठीक है? तो ये दिया गया किसको? उत्तराखंड को। अगर उत्तराखंड की बात आई तो बताइए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है साहब? बताइए। पुष्कर सिंह धामी। चलिए साहब, उसके बाद अगला देखिएगा कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 ये 35 वर्ष से कम उम्र के जो है सो साहित्यकार को दिया जाता है। ठीक है साहब? इसमें जो मिला है हिंदी के लिए जो मिला है साहब, किसको मिला है? भगवंत अनमोल को। और किस पुस्तक के लिए? प्रणय के लिए। और अंग्रेजी के लिए जो दिया गया साहब, मिहिर वत्स को दिया गया है टेल्स ऑफ हजारीबाग। टेल्स ऑफ हजारीबाग। चलिए साहब, आज भर हम लोग इतना रहने देते हैं, ये सेशन इतना तक ही। अगला जो होगा हम लोगों का नवंबर का जो बचा हुआ है वो दूसरे में हम लोग कर देंगे। चलिए।